नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप यूज करके आप खुद स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस है वो आपको एजुकेशन पर्पस में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मेरे तरफ से इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के ऊपर कुछ दिनों से जो डिलीवरी का जो डेटा है वो कुछ वीकनेस में देखने को मिला था। अभी देखिए पहले जो डिलीवरी का डेटा था वो देखेंगे तो 62, 52, 67, 68 और 50% के ऊपर डिलीवरी देखने को मिला था। तो कंटिन्यूसली एक मैसिव डिलीवरी देखने को मिला था सितंबर में। और अक्टूबर मंथ जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ डिलीवरी में वीकनेस देखने को मिला है। देखिए डिलीवरी का परसेंटेज 32 और 40% के आसपास। हाँ, बीच में एक दो दिन शायद 60% तक क्रॉस ओवर किए, मगर बाकी जितने दिनों आप देखेंगे तो यहाँ पे उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो इतना कम वॉल्यूम होने के पीछे कारण कौन सा है, उसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर भी किया। देखिए टाइटन ने शानदार तरीके से एक कफ विथ 100 पैटर्न बनाया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ऊपर तो गया, उसके बाद रिवर्सल भी किए, उसके बाद फिर से सस्टेन किया और यहाँ पे फाइनली वो ब्रेकआउट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनली वो टारगेट अचीव कर चुके हैं और वो भी टारगेट कितने दिनों में हुआ। अगर मैं टारगेट को एंटी लेवल से देखूं तो एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% का टारगेट मिला और वो भी 74 डेज में। इसका मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स में नहीं हुआ, चलो मैं 2.5 मंथ्स बोल सकता हूँ। तो 2.5 मंथ्स में ही कंपनी के ऊपर टारगेट यहाँ पे बन चुके हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी का टारगेट तो बना, सब कुछ बना, चलो ये सब तो ठीक है। अभी सिचुएशन थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी का टारगेट अचीव हो जाता है तो उस सिचुएशन में लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिलीवरी कम हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो होगा तब बाइंग क्वांटिटी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, सेलिंग को पैसा ज्यादा रहेगा। तो आप देखेंगे तो इसीलिए वॉल्यूम भी डाउन हो चुके हैं। अभी आप कहेंगे सर कि कंपनी का परफॉर्मेंस का बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई भी डाउट्स नहीं है। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का लेवल को इंक्रीज करते जा रहा है और कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ते गया और कंपनी का एक्सपेंस भी घटा, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली मेंटेन हुआ। अभी देखिए कोविड की सिचुएशन में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि कंपनी पीछे मुड़ के क्यों देखेंगे, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर काम करता है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है सितंबर का जो रिजल्ट आने वाला है, सबसे पहले देखा तो सितंबर का रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पे फाइनली डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 3 नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 3 नवंबर में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हिसाब से देखा तो मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट है, वो डिलीवरी के जो रिजल्ट है, वो सॉरी कंपनी का जो रिजल्ट है वो, उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस, उन्होंने क्या किया, 8.5% का होल्डिंग को बढ़ा के कर दिया 19.5%, सॉरी 18.5% का होल्डिंग को बढ़ा कर दिए 19.5%, 19% के आसपास। और एफआईएस ने माल तो खरीदारी किए मगर डीएस ने कुछ स्टेक को बेचा और पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किए और यहाँ पे प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिला। इसका मतलब शेयर का जो प्राइस है वो कुछ फ्लैट जैसे देखने को मिल सकता है कुछ दिनों तक। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी के रिजर्व। देखिए रिजर्व 1300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 11,000 करोड़ और उसी हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं करीबन 9,300 करोड़। अभी इतना बड़ा कर्जा कंपनी लिया क्यों? देखिए कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया और लीज लाइबिलिटी के लिए कर्जा लिया। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी का जो कर्जा है 7,500 करोड़ और लीज लाइबिलिटी कितना है 1,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन और सिनेरियो देखने को मिला है कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स जो जो लेवल्स में देखने को मिला, जो कर्जा जो देखने को मिला है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में कुछ प्लानिंग किया जा रहा है बड़ा कुछ करने के लिए। क्योंकि कंपनी CWIP में आप देखेंगे, CWIP में कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में भी कंपनी
144 करोड़ के आसपास पैसा इस बार लगा चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो बड़े सोच रहे हैं, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। और फिलहाल के लिए कोई भी नया एंटी लेवल्स नहीं बना, तो मुझे थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करना ही ठीक होगा। कुछ सिचुएशन बने, कोई एंटी बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए हमेशा ट्रेड लेना सही नहीं होगा। हर किसी टाइम आपको लग रहा है कि एंटी ले लूं, ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, तो नीचे भी आ सकते हैं, वहां पे आपको लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इंतजार कर सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर जब तक ट्रेड ना बने, तभी आपको प्रॉफिट वो कंपनी आपको जरूर देंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक। इसका मतलब जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है उनमें से आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आज बात करूंगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे एक डिटेल्स डेटा यहाँ पे मनी कंट्रोल साइट के ऊपर, माइंड के ऊपर बताया जा रहा है कि कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट जो है 25% के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से शानदार अगर ग्रोथ हुआ तो सोचिएगा आईसीआईसीआई बैंक कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। और कंपनी जिस तरीके से एक्चुअली परफॉर्मेंस कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके से बुल रन में है, तो मुझे लगता है एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है। अभी कहेंगे सर आप बोल रहे हैं बैंकिंग तो बुल रन में है और बैंक तो कंटिन्यूसली गिरा है। देखिए बैंक का जो इंडाइसेस है वो तो गिरा है, मगर बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए। जब अच्छे कंपनी अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस दिखा रहा है, और वो कंपनी आपको अगर डिस्काउंट में मिले तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट का, वो है कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी। देखिए इस डिलीवरी के डेटा देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा धमाका अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे सेल्स देखने को मिला, और अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला। और इस डिलीवरी उठने के पीछे कारण यही है कि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ, उसको कहा जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए एक बार हेड बना है और उसके बाद शोल्डर, फिर से एक बार छोटा सा शोल्डर, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। और मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया हूँ, और देखिए एंट्री लेने के बाद यहाँ पे नीचे आया, मेरा अभी लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट जो है वो करीबन 1120 रुपीज के आसपास, इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। और इस टारगेट को लेकर इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कुछ अलग लेवल में देखने को मिला। जैसे मैं दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात देखिए कंपनी के जो रिजर्व है वो 5,800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 11,000 करोड़। तो इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स में आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो करीबन 14 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा बन चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, सर बैंकिंग मतलब इस बैंक में इतना बड़ा कर्जा है तो क्या इस बैंक को आप फिर से पॉजिटिविटी कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कर्जा लिया गया वो किस बेसिस में लिया गया वो देखना जरूरी है। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है। कंपनी का जो कर्जा है वो बोरिंग्स के ऊपर है, मतलब आदर्श बोरिंग्स। आदर्श बोरिंग्स क्या होते हैं मान के चलिए, बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है दूसरों को लोन देना, कस्टमर को लोन देना, कॉर्पोरेट को लोन देना, बहुत सारे लोन्स का सेक्शन होते हैं, तो लोन बांटना उसका काम है। तो जब कोई बैंक लोन दूसरों को देंगे तो खुद के पास तो पैसा होना चाहिए ना। अगर खुद के पास ही पैसा नहीं है तो लोन कहाँ से बांटेंगे? मान के चलिए आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो अगर आपका कोई जान पहचान और कोई भी आप रिलेटिव आपके पास से उधारी मांगे तो क्या आप दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते ना। तो इसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो बैंकिंग सेक्टर का काम इसी तरीके से है। और बैंकिंग के बारे में एक ही बात कहूंगा, इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन प्रोमोटर तो इस कंपनी के ऊपर नहीं है, इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीएस ने तगड़ा बाइंग करके रखा। ऐसे नहीं कि आज बाइंग किया, कंटिन्यूसली वो बाई को होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूसली वो बाई को कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से कंटिन्यू होने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगा। बिल्कुल आया। कंपनी के ऊपर देखिए परफॉर्मेंस देखिए, एवरेज में निकल के आपके सामने रखूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास यहाँ पे एवरेजली आपको रिटर्न मिल रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन सॉरी दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, सॉरी इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। तो इस केमिकल सेक्टर कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी की जो पॉजिटिविटी है और सबसे प्लस पॉइंट है वो इसका प्रोडक्ट।
देखिए सोडियम नाइट्रेट इसका प्रोडक्ट है। सोडियम नाइट्रेट जिसका डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सोडियम नाइट्रेट कंपनी बेचने वाला मार्केट में अकेला 70 to 80% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो सोचिए इतना बड़ा मार्केट कैप उसके पास ही है और जो में एक मोनोपोली जैसे इंजॉय कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के ऊपर और देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड अभी घट चुके हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में इसका डिमांड थोड़ा सा घट चुके हैं, जिसके चलते हुए कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूं तो जो कंपनी 2000 करोड़ के आसपास सेल किए थे वो 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी एक्सपेंस भी कंपनी को कंट्रोल में रखा और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। 235 करोड़ से बढ़ के हो चुके 150 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो हर किसी के पास इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट दिखेगा, तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो देखने को मिलेगा। तो डीएस ने तो थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया और इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी डेटा है आप वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी देखिए उतना खास नहीं हुआ। इतना खास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी का देखिए पहले डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा था, 70 to 60% के आसपास हो रहा था। अभी वो डिलीवरी घट चुके हैं। इसके पीछे कारण भी है। आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 7 नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मार्केट के ऊपर इस कंपनी का प्रेशराइज देखने को मिला है तो मुझे लगता है रिजल्ट उतना खास नहीं आने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2025 से पहले जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दिखेगा, क्योंकि केमिकल्स का डिमांड अभी भी नेगेटिविटी में है। अभी भी ग्लोबली मार्केट में चाइना अभी भी सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच रहा है, जिसके चलते जितनी सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है उसका हालत और भी खराब होता दिखेगा। तो मुझे लगता है कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश किया और तो उस बेसिस में दिखाए तो कंपनी में ग्रोथ होने के लिए टाइम लग सकता है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालब्रो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड जो है वो एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया 2023 में 28 मार्च में कंपनी का जो सिचुएशन था वो कंपनी का प्राइस था कितना 387 के आसपास और आज कितना है 1100 रुपीज के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 7 to 8 मंथ में कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसीलिए शायद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि कंपनी का प्राइस बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी स्प्लिट देने का डिसीजन लिया। हर एक के बदले आपको कंपनी का 5 शेयर मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।